हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन यूर आंसर। ठीक है, रीजन भी हमें बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन एन इलास्टिक कलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। देखो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देखो फॉल्स क्यों है, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, देखो बच्चों इलास्टिक कलिजन में, इन इलास्टिक कलिजन, इलास्टिक कलिजन में जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम का जो एनर्जी होता है, इज ऑल्सो कंजर्व, ये भी कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी लिखा है, ये गलत लिखा है। ठीक है, ईच बॉडी की जगह में यहां पे क्या होना चाहिए, सिस्टम लिखा हुआ होना चाहिए, देन ये ट्रू माना जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि देखो अगर इलास्टिक कलिजन हो रहा है, मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये किसी u1 वेलोसिटी से इधर मोशन कर रही है, u2 वेलोसिटी से मोशन कर रही है, इनमें कलिजन होता है। तो कलिजन होने के बाद अगर इन इलास्टिक कलिजन है तो ये उसी समय सेपरेट हो जाएंगी, एक इधर मोशन करने लग जाएगी, एक इधर मोशन करने लग जाएगी। ठीक है, मान लो ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से मोशन कर रही है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, तो देखो बच्चों मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम, इस वाले सिस्टम का, ये बिफोर कलिजन, कलिजन से पहले ये जो सिस्टम की जो सिचुएशन थी, इसका टोटल मोमेंटम, इसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। मतलब इसका जो मोमेंटम है m1 u1, सॉरी ये m1 u1 प्लस m2 u2, ये इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम बिफोर कलीजन, जो इस सिस्टम का मोमेंटम था वो किसके इक्वल रहेगा, आफ्टर कलीजन, जो यहां पे का जो मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसका मोमेंटम। लेकिन बच्चों यहां पे लिखा क्या था, देखो यहां पे लिखा था मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, लिखा है इज कंजर्व। ईच बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता बच्चों, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसका अलग वेलोसिटी होगा, इसका अलग वेलोसिटी होगा, तो इसका मोमेंटम इसका मोमेंटम तो अलग अलग हुआ। लेकिन वेलोसिटी इनकी कुछ भी हो, लेकिन अगर हम इस सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करें अब बिफोर कलीजन और आफ्टर कलीजन, तो वो कंजर्व रहता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन गलत लिखी है, यहाँ पे ईच बॉडी लिखा है। ओके, देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट, ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट। बच्चों ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, सेकंड वाला जो बी पार्ट है ये भी आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। अब देखो ये फॉल्स क्यों है, इसे मैं बताता हूं, इसे मैं समझाता हूं। देखो यहां पे लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों किसी बॉडी पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होता है, उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगा, उस सिस्टम का वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगा। अब वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, तो फाइनली टोटल एनर्जी भी चेंज होने लग जाएगा, वो कंजर्व रहेगा ही नहीं। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, सेम। इसलिए बच्चों अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से एनर्जी चेंज होता है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। ये कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एट कितनी है, एट प्रेजेंट में कितनी है। तो ये गलत है। ठीक है, फॉल्स है। एक्चुअल में क्या है, देखो जैसा मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या करेगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से होता क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज करने लगता है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो फाइनली इस सिस्टम का, इस बॉडी का जो टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज करने लग जाएगा, वो कंजर्व रहेगा ही नहीं। यहां पे क्या लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, यहां पे लिखा है नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है। फर्क पड़ता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट क्या लिखा है, वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। देखो बच्चों यहां पे एवरी फोर्स इन नेचर लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में इन नेचर में दो प्रकार की आपकी फोर्स होती है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, देखो आपकी दो प्रकार की फोर्स है, एक है आपकी ये जो सी पार्ट है ना बच्चों, ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे फॉल्स लिख देते हैं। फॉल्स है क्यों है अभी बताता हूं। देखो एक्चुअल में दो प्रकार की फोर्स होती है आपकी, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स किन्हें बोलते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है आपकी, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। स्प्रिंग फोर्स भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, ये मैंने टॉपिक में आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है, नहीं तो टॉपिक देख लीजिए।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपकी कंजर्वेटिव होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स भी आपकी कंजर्वेटिव, ये भी 12th में पढ़ोगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। फिलहाल क्लास 11th में जो आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो फ्रिक्शन है, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या चीज है, यहां पे लिखा है कि वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप मतलब किसी क्लोज लूप किसे कहते हैं बच्चों, देखो एक तो सर्कल होता है आपका क्लोज लूप, एक क्लोज लूप इसे भी बोला जाता है बच्चों, जिस क्लोज लूप का मतलब होता है जिस पॉइंट से कोई बॉडी ने मोशन करना शुरू किया, अगर वो वापस इसी पॉइंट में आ जाती है तो उसे क्लोज लूप बोला जाता है। मान लीजिए किसी बॉडी ने इस पॉइंट से यहाँ ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई, तो ये भी क्लोज लूप माना जाएगा। मान लो किसी बॉडी ने यहाँ से इस ए पॉइंट से मोशन किया बी पॉइंट तक, फिर बी से सी पॉइंट तक मोशन किया, फिर सी से डी पॉइंट तक मोशन किया, फिर डी से वापस इसी ए पॉइंट में अगर आ गई तो ये भी क्लोज लूप माना जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो आपका वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी में मोशन हो रहा है उसमें जो वर्क डन होगा ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो होगा फॉर एवरी फोर्स। फॉर एवरी फोर्स, ये जो फॉर एवरी फोर्स लिखा है ना, ये गलत लिखा है बच्चों। एक्चुअल में अगर यहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लिखा होता तो देन ये ट्रू माना जाता, तो ये फॉल्स है। एक्चुअल में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यहां पे ये जो वर्क डन होता है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप, वर्क डन इन क्लोज लूप, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन इन क्लोज लूप जो होता है इस जीरो होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन जो होता है, वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इज नॉट जीरो, इज जीरो नहीं होता, ठीक है, इज नॉट जीरो। अब देखो ये फोर्थ पार्ट क्या है आपका, यहां पे कह रहा है इन एन इन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपका ट्रू है। एक्चुअल में इन इलास्टिक कलीजन, इन इलास्टिक कलीजन में क्या होता है, जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो लेस देन होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि मान लो ये दो बॉडी है, इन दो बॉडी में मान लो ये इधर मोशन कर रही है और एक इधर मोशन कर रही है, ठीक है। अब देखो ये u1 वेलोसिटी से मोशन करे, u2 वेलोसिटी से मोशन करे। इन इलास्टिक कलीजन में क्या होता है कि जब ये कलीजन करेंगी दोनों बॉडी, तो दोनों बॉडी क्या होती है, चिपक जाती है, फिर सेपरेट नहीं होती। फिर ये दोनों की दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी से इधर मोशन करने लगेगी, v वेलोसिटी से मोशन करने लगेगी, और ये दोनों की दोनों आपस में कांटेक्ट में रहेंगी, फिर सेपरेट नहीं होगी। तो यहां पे क्या होता है, इसके पास, इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी रहा होगा, जो भी इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, इस सिस्टम के पास बिफोर कलीजन जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, वो यहां पे का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा ना आफ्टर कलीजन, ये वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इस सिस्टम का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, इससे कम हो जाता है। यहां पे का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है, यहां पे का थोड़ा कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जब इनमें कलीजन होता है तो यहां पे साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इनमें कलीजन हो रहा है, उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो इस सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था, जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पास जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी, थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी बचेगी, क्योंकि इस सिस्टम की कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो पहला वाला पार्ट था वो ट्रू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बिकॉज after collision some kinetic energy changes into some other form of energy, other form of energy like sound energy and heat energy, ठीक है, heat energy। इसीलिए यहां पे का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।